हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो हम लोगों ने अपना चैप्टर यहाँ तक कर लिया था, है ना, चैप्टर नंबर 10 हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, द रोल ऑफ हार्मोन्स तक। अब उससे आगे करते हैं द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ in humans, the reproductive phase of life in humans. The adolescents become capable of reproduction when their testicles and ovaries begin to produce gametes. तो उन्होंने बोला ह्यूमन बीइंग तब पूरी तरह से कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि प्रजनन के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं जब उनकी ओवरीज और टेस्टिस में ओवम और स्पर्म दोनों गमीट्स बनने शुरू हो जाते हैं, तब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो उनमें कैपेसिटी आ जाती है फॉर द मेच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गमीट्स विच लास्ट इज अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स दैन इन फीमेल्स। तो उन्होंने बोला जो ये पीरियड रहता है, रिप्रोडक्टिव फेज रहती है, ये मेल में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अ फीमेल। देन फीमेल में मोस्टली ये कब से कब तक चलती है, 10 to 12 ईयर्स से लेके इट विल लास्ट इज फॉर 45 to 50 ईयर्स। ओके, इतनी देर तक ये फीमेल्स क्या कर सकती हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, जबकि मेल्स में ये काफ़ी ज़्यादा होती है। देन द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ पॉवर्टी। जैसे ही मतलब पॉवर्टी एज में आप एंटर करते हो तो ओवम की मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड वन ओवम मैच्योर्स एंड इज released by one of the ovaries once about 28 to 30 days, not months. तो उन्होंने बोला आफ्टर 28 to 30 days एक ओवरी से एक ओवम रिलीज किया जाता है। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम वेरी थिक सो एज टू रिसीव द एग। तो उन्होंने बोला इस पीरियड के दौरान क्या होता है, ये यूट्रस की वॉल होती है, जैसे ये यूट्रस है तो इसकी जो वॉल होगी, है ना, इस तरह से, मुझे बनाना नहीं आता तो हाँ, इस तरह से यस, इस तरह से। ओके, तो ये जो है ये वॉल काफ़ी थिक हो जाती है। ओके, ये वॉल काफ़ी थिक हो जाती है ताकि वो अगर एग आए यूट्रस में, अगर तो वो फर्टिलाइज हो देन वो कंसीव कर पाए, यानी कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर पाए। अगर नहीं होगी तो वो उसको शेड अवे कर देगी, यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस पूरी प्रोसेस को अगर तो फर्टिलाइज्ड है ना, एग फर्टिलाइज्ड है तो क्या होगा, तो प्रेगनेंसी, अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज मेंस्ट्रुएशन। ओके, तो इन दिस केसेस द ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन। अगर वो फर्टिलाइज नहीं है तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, एंड मेंस्ट्रुएशन अकर्स वन इन अबाउट 28 to 30 डेज। ये हर 28 डेज से लेके 30 डेज तक, है ना, इनके बीच में 28 to 30 इनके बीच में आपको मंथ में एक बार मेंस्ट्रुएशन ज़रूर होगा इफ़ योर एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन नॉट हैपन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होते जब प्रेगनेंसी होती है, बिकॉज उस ब्लड को यूज़ करके ही बेबी के पूरे ऑर्गन्स बनते हैं। ओके, तो इसलिए उसमें बिल्कुल भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। और जब ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है फर्स्ट टाइम, इसको बोला जाता है मेनार्क। ओके, मेनार्क बोला जाता है उसको। और जब एंड होता है, जब यानी कि जब लास्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होती है एक फीमेल में, उसको बोला जाता है मीनोपोज। तो मेनार्क और मीनोपोज इनके बीच में जो टाइम पीरियड है वो क्या है, वो रिप्रोडक्टिव फेज है एक फीमेल की। तो पहली यहाँ पर बोलती है, तो पहली सीक्स दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमेन लास्ट इज फ्रॉम मेनार्च टू मीनोपोज। इज शी राइट? ऑफ कोर्स शी इज़ राइट, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन हो गया उसको मेनार्क बोलेंगे, और ये जब लास्ट टाइम होगी तो उसको मेनोपोज बोलेंगे। सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। तो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, पूरी बॉडी को हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग द यूट्राइन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डजंट अकर। तो उन्होंने वही बात बोली दोबारा से कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एग को रिलीज़ किया जाता है, जो थिकन वॉल होती है यूट्रस की, अगर तो प्रेगनेंसी अकर नहीं हुई तो क्या होता है, वो एग को बिल्कुल शेड अवे कर देती हैं। देन in case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus for further development as you have learned in chapter 9. तो अगर तो वो एग फर्टिलाइज्ड होगा तो क्या होगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी वहाँ पर। ओके, यानी कि एक जाइगोट बनेगा। लेकिन अगर वो फर्टिलाइज नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, देन सिंपल मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगा। सो नाउ हाउ इज़ द सेक्स ऑफ अ बेबी डिटर्मिन। तो एक जेंडर कैसे पता किया जाता है, यानी कि इज इट अ मेल और अ फीमेल, अ गर्ल और अ बॉय।
So inside the fertilized egg or a zygote is the instruction for determining the sex of the baby. This instruction is present in the thread-like structures called chromosomes. तो हम लोग कहाँ से फाइंड आउट करते हैं? क्रोमोसोम से. एंड दीज आर द थ्रेड-like structures. बहुत बारीक स्ट्रक्चर्स होती हैं. ओके, काफ़ी बारीक सी स्ट्रक्चर्स होती हैं क्रोमोसोम्स. इनसे हम लोग डिटर्मिन करते हैं इन द फर्टिलाइज्ड एग. ओके, फर्टिलाइज्ड एग में किस तरह के क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं वो डिपेंड करेगा. चैप्टर नंबर 8 उन्होंने बोला रिकॉल कर लो दैट द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल. हम लोगों ने जब सेल किया था तो उसमें देखा था कि क्रोमोसोम्स होती हैं सेल में. ओके, so all human beings have a 23 pairs of chromosomes in nuclei of their cell. तो टोटल 23 pairs हो गए. 23 pairs यानी कि 46 chromosomes. एक पेयर में 2 होते हैं. So 23 pairs means the 46 chromosomes and 2 chromosomes out of these are 6 chromosomes. So out of the 46 जो 2 chromosomes होंगे, okay, वो क्या होंगे? वो 6 chromosomes होंगे हमारे पास, which are named as X और Y. So X chromosome और Y chromosome, ये दोनों क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम्स हैं? ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम है. और फीमेल हैज़ टू, एक फीमेल में जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वो दोनों एक्स होते हैं. लेकिन मेल में क्या होता है? एक एक्स होता है और एक वाई. ओके, यानी कि ओवम में क्या होगा? ओवम में दोनों एक्स होंगे, लेकिन स्पर्म में क्या होगा? एक्स और Y. So when a sperm containing X chromosome fertilizes, डायग्राम से देखते हैं. अगर तो देखो ये ओवम में तो दोनों ही XX होंगे. ओके, और अगर उसके साथ जो स्पर्म फर्टिलाइज करेगा वो भी X होगा तो दोनों XX मिलकर के क्या बनाएंगे? अ बेबी गर्ल. लेकिन अगर ओवम में हमारे पास Y स्पर्म जाएगा तो वो क्या बनाएंगे? XY दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अ बेबी बॉय. ओके, सो नाउ यू नो द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटर्मिन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी. तो उन्होंने बोला कि जो फादर का क्रोमोसोम है वो डिसाइड करेगा कि जो चाइल्ड होगा वो बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा. देन द बिलीफ ऑफ मदर टू, हाँ, ये एक बड़ा मिथ माना जाता है हमारी सोसाइटी में कि मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू अ विमेन और टू अ गर्ल चाइल्ड. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. जो मेल का क्रोमोसोम होगा वो डिटर्मिन करेगा कि बच्चा किस जेंडर का होगा. अगर तो उसका स्पर्म एक्स क्रोमोसोम का है तो लड़की होगी, अगर वाई क्रोमोसोम का है तो लड़का होगा. विमेन के वैसे तो मतलब मेल के भी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बिकॉज ये नेचुरल प्रोसेस है. ओके, ऐसी कुछ वो अपनी इच्छा से नहीं करते, ऐसा कुछ भी वो हो ही नहीं सकता. नेचुरल प्रोसेस है बिल्कुल, है ना. तो हम लोग दोनों को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते, ये नेचुरल प्रोसेस है. The chromosomes other than the sex determine sex hormones. The hormones secreted by the pituitary stimulates the testes and ovaries to produce their hormones. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. तो pituitary gland हमारी brain के साथ attached होती है और ये सभी hormones को उनको direction देती है कि कौन सा हार्मोन भाई अभी रिलीज़ करना है, अभी नहीं करना, उन सब की. ओके, उन सब की मेंटेनेंस के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास होती है. अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरीज, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज द थायराइड, द पेनक्रियाज और द एडर्नल्स. ओके, एडर्नल्स. तो ये 3 और हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोनल एक्टिविटीज़ को उनको अच्छे से क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं. अब उन्होंने एक डायग्राम दी हुई है पूरी की पूरी. यहाँ पर हमारे पास होती है पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, ये होगी थायराइड ग्लैंड, ये होती है हमारे पास एडेनल ग्लैंड. इनके बारे में अच्छे से बाद में देखेंगे आगे कि इनके काम क्या होते हैं एक्चुअली में. देन दिस इज़ द पेनक्रियाज. अब टेस्टिस और ओवरी उन्होंने दोनों साथ में दी हुई है, लेकिन ये नहीं समझना कि एक ह्यूमन बीइंग में ये साथ में हो सकती है. अगर तो वो मेल है तो टेस्टिस होंगे, अगर वो फीमेल है तो यूट्रस होगी. ओके, उन्होंने 2 अलग अलग डायग्राम नहीं दिए, ऐसे ही एक साथ ही दिखा दिया. अगर आप फीमेल को कंसिडर करोगे तो उसमें यूट्रस होगा, लेकिन अगर आप पूरी मेल की स्ट्रक्चर को कंसिडर करोगे तो उसमें
टेस्टिस होंगे। ओके, ना तो बूजू एंड पहेली, तो उन्होंने बोला बूजू एंड पहेली एक बार अपनी आंटी के पास गए थे, ठीक है। तो उनकी आंटी क्या थी, उनकी आंटी थी डॉक्टर। तो उनके पास एक पेशेंट आता है जिसका नाम होता है काका। तो वो बोलती हैं कि इसको ना गिट्योर नाम की एक डिजीज़ है जो कि थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ है हमारे पास। ओके, तो काका's थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरॉक्सिन। ओके, तो उसका जो थायराइड ग्लैंड था वो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहा था, उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसको ये डिजीज़ हुआ। ओके, देन देयर आंट ऑल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। तो वो बोलती है कि उनके अंकल को ना डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारे पास इंसुलिन हार्मोन सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस नहीं कर पाती हमारी पैनक्रियाज। ओके, पैनक्रियाज ग्लैंड हमने देखी, तो पैनक्रियाज ग्लैंड जब हमारे पास अच्छे से एक प्रॉपर क्वांटिटी में हमारे पास इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो उसको क्या बोलते हैं, तो वो क्या कोज करती है, वो डायबिटीज़ कोज करती है। देन उसके बाद एडर्नल जो होती है, उनकी आंटी बताती है कि जो एडर्नल ग्लैंड है ना, इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरीड। मतलब कुछ एक्सट्रीम से मूड आ रहे हैं जब आपको, है ना, बहुत ज़्यादा एंग्री हो चुके हो, बहुत ज़्यादा मतलब एम्बैरेस्ड हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा वरीड हो किसी चीज़ को लेकर के, तब वहाँ पर क्या चीज़ काम आती है, वहाँ पर काम आता है एडर्नलिन। ओके, ये ग्लैंड होता है जो कि आपको अच्छे से मेंटेन कर पाता है उस वक्त। देन द थायराइड एंड एडर्नल सीक्रेट देयर हॉर्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हॉर्मोन्स। तो इनको भी ऑर्डर कौन देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज द हेड ऑफ, ओके, वो हेड है। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर होते हैं ना, वैसे ही उनके कहने पर सारे स्टाफ को काम करना पड़ता है, बस वैसे ही है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो कोई ऑर्डर देंगे तो सारे स्टाफ को मानना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड है, आगे ये सारे ग्लैंड उसके क्या है, स्टाफ मान लो। देन पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट्स द ग्रोथ हार्मोन विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। वो ग्रोथ हार्मोन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और ये ग्रोथ हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फॉर द प्रॉपर ग्रोथ और अ नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। सो रोल ऑफ हार्मोन्स इन completing the life history of the insect and frogs। तो सेम वे में उन्होंने बोला कि आपने है ना सिल्क वॉर्म का देखा हुआ है, जो पहले आपने क्लास 7 में किया था। नाउ द चेंज फ्रॉम द लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, है ना, हम लोगों ने कल ही किया था। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, यानी कि एग से एक प्रॉपर एडल्ट बनने तक, एग से एडल्ट बनने तक क्या प्रोसेस चलती है, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय द इंसेक्ट हार्मोन्स। इंसेक्ट हार्मोन्स होती हैं जो कि इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। इन फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रॉग को एग से लार्वा, देन लार्वा से लेटर लार्वा, और फिर अच्छे से एक मैच्योर फ्रॉग बनने के लिए, यानी कि एडल्ट बनने के लिए। सो द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायरॉयड। थायरॉक्सिन क्या है, थायरॉयड है जो कि एक हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही है। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। तो जिस वाटर में हमारे पास वो एग्स, वो लार्वा पड़ा हुआ होगा, उसमें आयोडीन ज़रूर होना चाहिए। अगर उसमें आयोडीन नहीं होगा तो एक फ्रॉग कभी भी एडल्ट फेज में जा ही नहीं सकता, लिखे ना। द टेडपोल कैनॉट बिकम एडल्ट, नहीं होगा तो वो नहीं बन पाएगा, है ना, एडल्ट नहीं बन पाएगा एग से। Then the reproductive health, the physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual's health, है ना। कोई भी मेंटल और फिजिकल वेलबींग है जो एक इंडिविजुअल की, उसकी इंडिविजुअल हेल्थ को रिप्रेजेंट करेगी कि उसकी फिजिकल और मेंटल स्टेज क्या है, उसकी खुद की हेल्थ की स्टेज को बताएगी। ओके, फिजिकल स्टेज और मेंटल दोनों मिलकर के हेल्थ बनाती हैं, सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं बना सकती और सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं बना सकती। To keep the body healthy, every human being at any age needs to have a balanced diet। तो उन्होंने बोला एक हेल्दी बॉडी के लिए हम लोगों को एक बैलेंस डाइट चाहिए, ओके, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए हम लोगों को, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। हम लोग को अपनी पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल रखना चाहिए, यानी कि रोज़ नहाना चाहिए, अपनी पर्सनल हाइजीन ज़रूर रखनी चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए, और कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज भी ज़रूर करनी चाहिए। ये नहीं खाना खाया और बैठ के बस सारा दिन यही किया, फिजिकल एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए। ड्यूरिंग द एडोलसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज़ ग्रोइंग।
तो उन्होंने बोला कि जो हमारे पास डाइट है ना, एडोलसेंस के टाइम पर तो वो और भी ज़्यादा एसेंशियल चीज़ बन जाती है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए उस वक्त. सो न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलसेंस. द एडोलसेंस इज़ अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि इस स्टेज में बहुत ज़्यादा रैपिड आपको ग्रोथ देखने को मिलती है और डेवलपमेंट देखने को मिलती है अपनी फिजिकल बॉडी में. हैंस द डाइट और एन एडोलसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड. तो डाइट जो है, डाइट होती है जो एक एडोलसेंट की, इट शुड बी बैलेंस्ड और बड़ी केयरफुली प्लान करनी चाहिए. तो ये काम किसका होता है? उनके पेरेंट्स का. रिकॉल दैट द बैलेंस्ड डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, ओके, ये सब कुछ होना चाहिए उनकी डाइट में. इंडियन मील में हमारे पास रोटी, चावल, है ना, ये सब होता है, दाल और वेजिटेबल्स. ये हमारे पास पूरी एक बैलेंस्ड मील मानी जाती है. एंड मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ. ओके, मिल्क तो अपने आप में एक पूरी तरह से बैलेंस्ड फूड है. तो दूध ज़रूर पीना चाहिए. सो फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट. फ्रूट्स हम लोग को और भी ज़्यादा विटामिन देते हैं, है ना, हमारी नरिशमेंट में काफ़ी हेल्प करते हैं. फॉर इन्फेंट मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिशमेंट दैट दे नीड. तो माँ का दूध, जब छोटा बच्चा होता है माँ का दूध पीता है, तो वो भी खुद में ही एक अच्छे से क्या है, बैलेंस्ड मील है. आयरन बिल्ड ब्लड, आयरन रिच फूड, यानी कि आयरन से हम लोगों का क्या बनता है, खून बनता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा. तो हम लोग को आयरन रिच फूड लेना चाहिए, जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स हो गए, पत्ता गोभी, ये सब. देन जैगरी, है ना, गुड़ हो गया, मीट हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, इंडियन गूसबेरी हो गई यानी कि आंवला. दे आर वेरी गुड फॉर द एडोलसेंट्स. देन चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील. तो ये आपके लिए एक्टिविटी है कि आप क्या खा रही हो डिनर और लंच में. ऑल्सो डज इट, चलो ये छोड़ो. द चिप्स एंड पैक्ड और थिन स्नैक्स दो वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील. तो उन्होंने बोला ये सब चीज़ें टेस्टी तो बहुत हैं, चिप्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह टेस्टी तो बहुत होते हैं, लेकिन ये आपके रेगुलर मील को रिप्लेस नहीं कर सकते. कभी कभार खाया ठीक है, लेकिन ये नहीं कि खाना नहीं खाया और ये खाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. मतलब बच्चे करते हैं, लेकिन ये इनअप्रोप्रिएट है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हज़ार्डस है. ओके, नाउ द पर्सनल हाइजीन. एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे. तो दिन में एक बार तो ज़रूर नहाना चाहिए. ओके, सिर्फ ये नहीं कि गर्मियों में, सर्दियों में भी एक बार ज़रूर नहाना चाहिए दिन में. इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स. ये मतलब और भी ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है टीनेजर्स के लिए, क्योंकि उनके स्वेटिंग ग्लैंड्स, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी बॉडी में कई बार उनकी बॉडी स्मेली हो जाती है ना, काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है कईयों से. और इसलिए अपने पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को हम लोगों को वॉश और क्लीन हर रोज़ करना चाहिए. द क्लीनिनेस इज़ नॉट मेंटेन्ड, देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन. अगर नहीं करोगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस भी बने रहेंगे. द गर्ल शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनिनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन फ्लो. तो गर्ल्स के लिए मेंस्ट्रुएशन टाइम के पर, ओके, मेंस्ट्रुएशन टाइम के ड्यूरिंग उनको बहुत ज़्यादा हाइजीनिक रहना चाहिए. ओके, काफ़ी ज़्यादा अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए. बहुत सारे मिथ भी होते हैं, जैसे कि नहाना नहीं चाहिए, ऐसे कई मिथ होते हैं. ये सिर्फ मिथ ही हैं. ओके, ऐसा कुछ भी प्रैक्टिकल इनका नहीं है, अप्रूवल नहीं है कि हाँ नहीं नहाना चाहिए. ज़रूर नहाना चाहिए, और दिन में एक बार तो ज़रूर ही नहाना चाहिए. ओके, यूज़ सैनिटरी नैपकिन और क्लीन homemade pads. Change pads after every 4 to 5 hours as per the requirement. तो सैनिटरी नैपकिन्स है ना, उनको यूज़ करना चाहिए सैनिटरी नैपकिन्स को. और ये नहीं कि सैनिटरी नैपकिन्स आप 12 आवर 24 आवर्स इतने लंबे टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल नहीं. 4 to 5 आवर्स. ओके, उसके बाद ये आपको हार्म ही करेंगे, इसका फ़ायदा नहीं होगा. इट कॉजेज अ नंबर ऑफ डिजीजेज, इट कॉजेज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत कुछ. ओके, तो सैनिटरी नैपकिन जब यूज़ करो 4 to 5 आवर्स के लिए ही यूज़ करो एक सैनिटरी नैपकिन. ना तो फिज़िकल एक्सरसाइज, तो फिज़िकल एक्सरसाइज तो ज़रूर करनी चाहिए, है ना. ये तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है कि नहीं करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए. कुछ मिथ और टैबूज दिए हुए हैं, डूज एंड डोंट्स. सो यू हैव लर्न हियर फ्रॉम चैप्टर 9 द साइंटिफिक फैक्ट्स. तो उन्होंने बताया कि साइंटिफिक फैक्ट्स हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए. कुछ ऐसी भी ऐसी बात नहीं है कि हाँ इस चमत्कार भाई ये कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, टोटली साइंटिफिक फैक्ट है.
So there are many wrong notions which you should now be able to discard as informed adolescents. ओके तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होना चाहिए. कुछ मिथ हैं जैसे कि अ गर्ल कैन बिकम अ प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट अ बॉयज़ ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन. ऐसा होता है क्या? नहीं, हम लोगों ने पढ़ा एग फर्टिलाइज होगा तो ही प्रेग्नेंट हो सकती है, ऐसे नहीं हुआ जा सकता. ऐसा नहीं है कि आप मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम आपने लड़के को देखा और आप प्रेग्नेंट हो गए, ऐसे कैसे भैया आपका जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये मिथ है. ओके, देन मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड. तो ऐसा नहीं होता यार, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोगों ने अभी देखे क्रोमोसोम्स है ना, वुमेन में तो होते ही XX हैं और मेल में होते हैं XY. तो टेक्निकली देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेल, नॉट द फीमेल. बट मेल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, है ना. उनके हाथ में थोड़ी है कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज होगा, उनको भी नहीं पता. ओके, अ गर्ल शुड नॉट अलाउ टू वर्क इन. हाँ, ये सबसे बड़ा कि लड़की को ना किचन में नहीं जाने देना भाई जब तक उसके मेंस्ट्रुएशन चल रही है. ये सबसे बड़ा मिथ है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अचार के बर्तन को बिल्कुल हाथ मत लगाना, ख़राब हो जाएगा. ऐसा नहीं होता, करके देख लेना भले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. ऐसा नहीं होगा कि आपके छूने से वो अचार ख़राब हो गया बिकॉज आपके मेंस्ट्रुएशन चल रहे थे उस टाइम. बिल्कुल नहीं होता ऐसा. ओके, ये मिथ है, सभी के सभी मिथ हैं. सो से नो टू ड्रग्स. ये तो मतलब नोशन बड़े टाइम से चला आ रहा है. Say no to drugs. The adolescence is a period of much activity. तो उन्होंने बोला कि adolescence ना काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ इसमें देखने को मिलती है ना, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों. तो समटाइम्स ना adolescents काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब इनसिक्योर से हो जाते हैं. ऐसा होना नहीं चाहिए बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. सभी इस फेज़ में आते हैं. तो कुछ आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि यार तू ड्रग्स ले, कोई बात नहीं, अच्छे से हो जाएगा, है ना, तू अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर ले, सुट्टा मार ले थोड़ा सा. ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. ओके, सुट्टा मारने से ये स्ट्रेस रिलीज़ नहीं होने वाला और ना ही इनसिक्योर या स्ट्रेस होने की कोई ज़रूरत होती है इस टाइम पर. ओके, सो सिंपली अगर कोई बोले कि ड्रग्स ले लो या भाई सुट्टा मार ले सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. तो उसको सीधे से बोलना है नहीं भाई तो अपने पास रख, हमें नहीं चाहिए. ओके, तो जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. अगर आपको डॉक्टर तो बोलेगा ही नहीं सुट्टा मारने, चलो ड्रग्स के लिए भी. ओके, तो जब तक डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब नहीं कर रहे कोई ड्रग्स का बेसिकली मीन्स होता है मेडिसिन, लेकिन इस वक्त तो कुछ और ही मीनिंग चल रहा है ड्रग्स का. ओके, तो इसलिए जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोलते आप बिल्कुल भी ड्रग्स नहीं लोगे, यानी कि मेडिसिन. डॉक्टर तो मेडिसिन बोलेगा लेकिन ड्रग्स दूसरी फॉर्म में भी आते हैं. ओके, तो इट विल दे रूइन द हेल्थ एंड हैप्पीनेस. कुछ भी नहीं बचेगा, ना तो आपका शरीर ना ही आपकी खुशी. सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स. तो आपने एड्स के बारे में सुना होगा, है ना, जो कि HIV वायरस की वजह से होता है. तो ये भी ड्रग्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा फैलता है. दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंजेस यूज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स. तो बहुत सारे सिरिंजेस इन्फेक्टेड HIV इन्फेक्टेड सिरिंजेस यूज़ करे जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है एक हेल्दी पर्सन को भी HIV एड्स हो जाता है. तो बिल्कुल दूर रहो इस चीज़ से. द वायरस कैन छूट गया. इट कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड इन या अगर किसी लेडी को है ना HIV, अगर वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएगी तो उसको 100% चांसेस है कि उसको भी HIV एड्स होगा ही होगा. देन विद HIV अगर किसी पर्सन को HIV है तो उसके गैमीट्स के थ्रू आपको भी हो सकता है. तो फिज़िकल कॉन्टैक्ट ओके उसकी वजह से भी हो सकता है, नॉर्मल फिज़िकल कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं हो सकता, लेकिन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकता है. एडोलसेंट प्रेगनेंसी बहुत ही मतलब बोल सकते हो कि हेल्थ हज़ार्डस चीज़ है. हम लोग को पता है, हमारी गवर्नमेंट ने एक कैप लगाई हुई है कि 18 ईयर्स एज चाहिए हम लोग को लड़की की और 21 फॉर बॉयज़ टू गेट मैरिड. ये क्योंकि जब अर्ली एज में एडोलसेंट एज में प्रेगनेंसी और मैरिज दोनों मतलब एक तो वो बच्ची बिल्कुल ही ना तो मेंटली ना फिज़िकली दोनों तरह से तैयार नहीं है इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, और ऊपर से एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो बिल्कुल नहीं. तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने कैप लगाया हुआ है. अगर ऐसा होगा अर्ली प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी, एडोलसेंट प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी, तो वो मदर की हेल्थ के लिए भी बुरा होगा और बच्चे की हेल्थ के लिए भी बुरा होगा. दोनों के लिए बुरा होगा, किसी एक के लिए नहीं, दोनों के लिए बहुत बुरा होगा. और फिर अगर ऐसा होगा तो it also curtails the employment opportunities for the young women and may cause the mental agony as she is not ready for the responsibility of motherhood. बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो एक
स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है उनका, ओके। उनमें एक अदर एगनी देखने को मिलती है, बिकॉज वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार ही नहीं होती है ना तो फिज़िकली ना मेंटली, दोनों के लिए नहीं। समटाइम्स वो फिज़िकली में भी वो ऐसे एज के बाद 18 ईयर्स के बाद भी समटाइम्स हम लोग को देखने को मिलता है कि वो फिज़िकली तो प्रिपेयर्ड है वो, है ना, वो वीमेन, बट वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो इट कॉजेज़ द स्ट्रेस लेवल हायर, ओके। स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई चला जाता है उस वक्त वीमेंस में। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हम लोगों ने एडम्स एप्पल देखा, वो वॉइस बॉक्स जो बॉयज़ में बड़ी इजीली विजिबल होता है, कि देन एडोलसेंट एज फ्रॉम 11 to 18, then the adrenaline gland, balanced diet, the endocrine gland, the estrogen hormones, insulin, ये pituitary gland, puberty, the secondary sexual characters, the thyroxine, voice box, target site, the testosterone, ओके, ये सब हमने देखा। और यहाँ पर कुछ टर्म्स दी हुई हैं, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस दी हुई हैं, ओके। ये आपकी बुक में भी दी हुई हैं, इसको ज़रूर से पढ़िएगा, इस चैप्टर को देख कर पहले पूरे चैप्टर को और फिर बाद में इन सब को ज़रूर से पढ़िएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, like and share the video and subscribe to the science classes.